सुस्वागतम दोस्तों। आज हम भारत की खोज कक्षा 8वीं की किताब के अंतर्गत का हम एक अध्याय देख रहे हैं जिसका शीर्षक है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका भाग 1 देख रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मैं संजय शिंदे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसी ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। तो जो हमें मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता की जो हमने खोज की है, तो खुदाई में हमें अवशेष मिले हैं और उससे हमें पता चलता है कि कितना विकसित उस समय का ये नगर रहा होगा। किंतु इन दोनों के बीच में भी कुछ नगर रहे होंगे जिनकी अभी खुदाई हुई नहीं है और हम जिन्हें अभी तक खोज नहीं पाए हैं। तो लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मनुष्य ने ऐसे बहुत सारे नगर बसाए होंगे उस समय पर। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। तो किसी भी सभ्यता की जो अवशेष होते हैं वो बहुत गहराई तक खुदाई के बाद हमें मिलते हैं। तो ये तो कई हजार साल पहले की बात है, इसलिए उस समय नगर की जो हुई रचना रही होगी वो कितनी विकसित रही होगी हमें इनके अवशेषों से पता चलता है। अब तक हम जो जान सके उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। तो कोई भी मानव समाज एकदम एक साल में या 6 महीने में या 3 महीने में विकसित नहीं हो जाता है, उसको हजारों साल लग जाते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को विकसित होने के लिए भी कई साल लग गए होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। तो मुख्य बात यह रही है कि सबसे बड़ा जो आश्चर्य लेखक को होता है वो इस बात का होता है कि यह धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। मतलब किसी भी एक धर्म की प्रधानता नहीं थी, किसी भी एक धर्म का वर्चस्व नहीं था, तो सभी धर्मों को समान मानकर चलने वाली थी। तो इस सभ्यता ने आने वाले युगों के लिए पथदर्शक का कार्य किया है, इसलिए अग्रदूत कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। तो खास बात जो सिंधु घाटी की सभ्यता की थी वो उस समय की विकसित सभ्यताओं के साथ उन्होंने व्यापार का कार्य किया है। जैसे मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या फारस की सभ्यता हो, तो उनके साथ व्यापारिक संबंध इनके रहे। और जैसे आज हम लोग देखते हैं सड़क के किनारे पर दुकानों की लंबी कतारें, तो उस समय की सिंधु घाटी की सभ्यता में भी ये कतारें दिखाई देती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उस समय की संस्कृति इतनी ज्यादा विकसित थी
कि आने वाली संस्कृतियों को उसने प्रभावित किया और लेखक इससे अचंभित होता है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। तो बहुत सारे ऐसे जैसे हम लोग देखते हैं केश सज्जा, तो केश सज्जा के उदाहरण हमें अजंता की गुफाओं में मिल जाते हैं। आभूषणों के जो डिजाइन हैं आज हम लोग देखते हैं, नक्काशी देखते हैं आभूषणों पर, तो वो अजंता की गुफाओं में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उस समय के बहुत सारे फैशंस, पोशाक के, कपड़ों के जो फैशंस है वो आज भी हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं। तो ये उस समय की संस्कृति की बहुत बड़ी सफलता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अब अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। तो लेखक को ये प्रभावित करता है। ये बहुत बड़ी बात लगती है लेखक को कि जिस समय संस्कृति का विकास हो रहा था तो उसके लिए लेखक ने भोर बेला अर्थात सुबह का समय ऐसा माना है। और ऐसे समय पर एक छोटा बच्चा ही नहीं, भारत तो उस समय विकसित था, तो इसलिए भारत नन्हे बच्चे के रूप में दिखाई नहीं देता है, तो एक विकसित व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। तो जैसे कि हम लोग गाँव में देखते हैं कि कुछ पिछड़े हुए गाँव आज भी ऐसे हैं जहाँ पर नालियाँ नहीं हैं, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता का जो नगर की रचना है वो इतनी विकसित थी कि वहाँ पर बाथरूम और बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ, उसमें से गंदे पानी को शहर के बाहर तक पहुँचाने की व्यवस्था दिखाई देती है। तो ये बहुत विकसित शहर रहा होगा। आर्यों का आना, भारत में आर्य लोगों का आना, आगमन की बात। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आया था, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। तो आर्य कहाँ से आए किसी को पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस पर बहुत सारी खोजें प्रस्तुत की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर आज भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये भारत के ही लोग थे और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये यूरोप के मध्य से भारत में आए थे। तो कुल मिलाकर अभी भी इसमें इतनी ज्यादा स्पष्टता नहीं है। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृतियों के बीच अनिवार्यतः समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर एक जगह पर लगातार 150 साल रह लेता है या किसी सभ्यता के लोग किसी एक स्थान पर सालों से रह रहे हो, तो फिर यह मानने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि वो वहीं के हैं। जैसे कि भारत में अगर आर्य आए भी थे तो मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता के कई हजार वर्ष पहले आए होंगे। तो जब वो आए होंगे तो वहां से वो भारत में रहे होंगे, तो व्यवहारिक दृष्टि से हम मान सकते हैं कि वो भारत के निवासी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इसके एक अच्छा उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे मुसलमान समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास भारत में उनका आगमन हुआ। तो यहाँ आने के बाद यहाँ आक्रमण किया, शासन किया और 600-700 साल से लगातार रहते चले आने के बाद फिर उसके बाद अंग्रेज आए। तो उस दरमियान भी अगर हम यह देखें तो इन 600-700 वर्षों में वो भारत के निवासी हो चुके थे, तो कुल मिलाकर वो भारतीय हुए। तो उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के हजारों वर्ष पहले, कई हजार वर्ष पहले अगर आर्य आए होंगे भारत में, तो सिंधु घाटी की सभ्यता तक वो भारतीय हो गए होंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयानक बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुराने नियमों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। तो यहाँ पर लेखक ने
सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश के कारणों के संदर्भ में तर्क प्रस्तुत किए। पहला तर्क वो ये कहते हैं कि सिंधु घाटी जो है अपनी भयानक बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध थी, तो कई बार बाढ़ें आई होंगी जिसकी वजह से जो है नगर जो है रेत के नीचे या बालू के नीचे दबते चले गए होंगे और लोगों को अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ा होगा, ऊंचे स्थान पर जाना पड़ा होगा, या फिर हो सकता है कि बार बार बाढ़ आती गई, रेत जमती गई, मकान ढहते गए, सारे उस जगह से लोग उठ गए और दूसरे किसी जगह पर चले गए हों। तो इस प्रकार की संभावनाएं हैं। या फिर मौसम के परिवर्तन के कारण सूखा पड़ गया हो और धीरे धीरे फिर सारे खेत सूखते, जमीन सूखती गई, खेत सूखते गए, आसपास के पेड़ सूख कर खत्म हो गए और वहां पर रेगिस्तान छा गया हो, और इसलिए खुदाई में रेत भी मिलती है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में रेत के नीचे दबे हुए शहर दिखाई देते हैं। तो ये कुछ अनुमान लेखक ने इस जगह पर रखे हैं। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठती गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, और मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। तो लेखक ने यह भी एक अंदाजा लगाया है कि बाढ़ आ गई तो पहला मसला जो है रेत के नीचे दब गया, तो उसी के ऊपर दूसरी मंजिल बना ली गई हो, फिर तीसरी, इस प्रकार से 2-2, 3-3 मंजिलें इमारतें उस समय की बनी हुई आज खुदाई में हमें मिल रही हैं। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण है ही कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। तो लेखक ने यह अंदाजा लगाया कि गंगा घाटी तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली रही हो सकती है, और हो सकता है कि जहां पर रेत के नीचे शहर दब गए वहां की इमारतें खंडहर होने से कुछ हद तक बच गई, लेकिन जहां ऐसा नहीं हो सका वहां की सारी इमारतें धीरे धीरे नष्ट हो गई और खंड खंड होकर समाप्त हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू के संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गो की नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए थे। तो यहाँ पर एक बात लेखक इस जगह पर व्यक्त कर रहा है कि सभ्यता में आर्य लोग जो आए हैं वो एक बार नहीं आए, वो कई बार आए और उन्होंने खेती पर ज्यादा जोर दिया था। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। तो लेखक कह रहा है कि सिंधु घाटी के युग के लगभग 1000 वर्ष बाद आर्यों का आना के सबूत मिलते हैं, लेकिन ये जो समय है ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि छोटे छोटे कबीलों में आर्य भारत में आते रहे हों और यहाँ आकर यहाँ की मिट्टी में घुल मिल गए हों, यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थी। और लेखक कहता है कि सबसे पहले जो आए यहाँ पर मुख्य तौर पर भारत में द्रविड़ जाति के लोग रहे होंगे और उनके संबंध में आर्य आए और वो उनके साथ घुल मिल गए। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के
तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सब ने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। लेखक कहता है कि द्रविड़ लोगों के साथ घुल मिल गए आर्य संस्कृति के लोग, और फिर बाद में उसके बाद भी दूसरे जाति के लोग आए और वो सभी भी यहाँ पर घुल मिल गए। तो भारतीय संस्कृति की ये सबसे बड़ी विशेषता लेखक यहाँ दर्शा रहे हैं कि तुरंत दूसरी सभ्यताओं के साथ घुल मिल गए हैं यहाँ के लोग। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। तो सिंधु घाटी की खोज से पहले भी हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति जो थी वो बहुत ज़्यादा विकसित मानी जाती थी, और इसके निर्धारण के संबंध में जो वेद है, वेद ग्रंथों के निर्माण के संदर्भ में आज भी विद्वानों में मतभेद है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद जो आधुनिक शहर प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो में, इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति इससे भी पुरानी है, और वेदों का निर्माण जो 1500 ईसा पूर्व 1500 माना जाता था वो और पुराना है, ऐसा कुछ विद्वान साबित करने पर तुले हुए। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। तो मैक्स मुलर जो है वो इतिहासकार, साहित्यकार और सामाजिकविद है। वो कहते हैं कि आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द वेद है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसने ईरान में अवेस्था की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने इन्हीं विचारों का पल्लवन किया। तो अवेस्था वहाँ के एक कवि हैं और समाजविद भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, और उनके द्वारा रचना की गई, ईरान में अवेस्था की रचना की गई है, उन आधारों पर भारत के विचारों, भारत की धरती पर उन्हें उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। आर्य जो है उन्हीं विचारों को लेकर भारत में आए। वेदों और अवेस्था की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्य की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्था के अधिक निकट है। तो ये खास बात देखने के लिए मिलती है। वेद की रचना और अवेस्था द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उनमें बहुत समानता देखने के लिए मिलती है, अवेस्था के अधिक निकट है। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद।